दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जल्द ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। माह रमजान का आखिरी वक्त चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा हुक्म जारी किया है जिसको लेकर के मुसलमानों में तरह तरह की बातें हो रही हैं और खासतौर से मुस्लिमों में एक बेचैनी ये है कि जो रोड पर नमाज पढ़ेगा उसके खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उसके जो लाइसेंस है उनको भी निरस्त किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसे बेतुका बयान बता दिया है, लेकिन अब जो अन्य विपक्षी दल हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो पूर्व हुकूमत रही है उसमें राज्य मंत्री रहे हैं मोहम्मद अब्बास और सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। तो मोहम्मद अब्बास साहब के साथ मौजूद है और बात कर लेते हैं सीधे सीधे के जिस तरीके के अब माहौल देश और प्रदेश में बने हुए हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि जो एक बयान मुख्यमंत्री का है कि रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी, इसको लेकर के उन्हीं के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि बेतुका बयान है। तो क्या सोचते हैं सर इस तरह के बयानात, और जहां सभी को अपने अपने धर्म के एतबार से पर्व मनाने का जिस मौका दिया हो संविधान ने, वहां इस तरह की बातें क्या कहेंगे सर इसको लेकर? भारतीय संविधान जो कहता है कि देश सबका है, सबका इसके संसाधनों में बराबर का अधिकार है और तमाम संसाधनों का सभी वर्गों में समान अधिकार रूप से वितरण होना चाहिए। अगर हिंदुओं के त्योहार बड़े भाई की तरह से हैं, सड़कों पर मनाए जाते हैं, तो उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। अगर नौकरियों में हिंदुओं का अधिकार है तो उतना ही संविधान मुसलमानों का भी अधिकार देता है। तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं ये अधिकार देती हैं कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, लेकिन मौजूदा सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री जी का कोई नया बयान तो है नहीं, पिछले 8 साल से ईदगाह की नमाज ईदगाह के अंदर ही होती है। प्रशासन बाहर पढ़ने ही नहीं दे रहा, तो इस बार कौन सी नई बात हो जाएगी। लेकिन ये जानबूझकर गुमराह कर जो काम 8 साल से बंद कर रखा है आपने, तो वो इस बार भी कोई नहीं करने जा रहा। अपने हदूद में रह के प्रशासन का सहयोग करते हुए सब लोग ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते हैं। बाकी धर्मों का काम और जब चीज सड़कों पर मनाई जाती है, लेकिन इस मुल्क का नागरिक होने के नाते मुसलमानों को तकलीफ बहुत है। तो जब हम समान रूप से संविधान हमें अधिकार देता है, तो ये कौन सी वजह है कि कांवड़ के लिए 1 महीना पूरा रोड आप बंद रखेंगे और मुसलमानों को कुछ 10, 15, 20 मिनट आधा घंटे की नमाज नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान सब्र कर रहा है और सब्र के दायरे में रहकर प्रशासन के तमाम आदेशों का पालन कर रहा है। और मैं समझता हूँ इस बार भी जैसे 7 सालों से होता चला रहा है, इस साल में फिर भी ऐसी नमाज हो जाएगी। होली के दिन तिरपालों से ढक दी, ये कर दी, लेकिन हिंदू मुसलमान ने आपसी सौहार्द के त्योहार को बहुत सम्मानजनक तरीके से मनाया। रमजान में भी रह के हम लोगों ने तमाम अपने भाइयों को बधाई ली और यही काम ईद पे भी होगा। तमाम हिंदू मुसलमान, कुछ राजनीतिक दल जिनकी मजबूरी है उनके लोगों को छोड़कर, उसमें भी वो अपने मित्रों को बधाई हिंदू मुसलमान सब देता है। कोई कितनी खतरनाक राजनीति करे, लेकिन सब लोगों के अपने संबंध होते हैं। अब मोदी जी का वायरल चल रहा था कि ईद पे तो तमाम बयान आ रहा था, उसमें देख रहा था कि हमारा तो मुसलमानों के बिना काम ही नहीं चलता। तमाम मुसलमानों घरों से मेरा घर मुसलमानों के सेंटर में बीच में था और तमाम हाथ से मैं सुरक्षित था और सिवैयों और ईद का सामान आ जाता था। अब देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं मुसलमानों के बीच रह के सुरक्षित हूं, तो कोई अन्य नेता को कोई बयान दे तो हास्यास्पद लगता है या उनका आपसी मनमुटाव शुरू करता है। कुल मिला के ईद सौहार्दपूर्ण मनाई जाएगी। भाई प्रशासन खुद से कोई बात ना कर दे, बात दूसरी, मुसलमान तो तमाम तरह के जो भी प्रशासनिक मामले हैं सहयोग करता आ रहा है और बाकी पार्टियां भी इसमें सहयोग करेगी, इसमें ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं। ये सड़कों की नमाज वाला मसला तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक मसला है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, और तमाम तरीके से तमाम मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर के मस्जिदों में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की गई है, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि काली पट्टी खोल दी गई है।
कई लोगों ने ऐसे वीडियो सामने आए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काली पट्टियां खोल दी, एहजाज करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। अब क्या मान रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल जो है, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के क्या आपकी राय है और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर बनाया गया है। वक्फ बोर्ड हो या हिंदू ट्रस्ट का मामला हो, जितने भी जिन धर्मों की धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें पूरे धार्मिक अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। जब किसी धार्मिक हिंदू मंदिर ट्रस्ट में सबसे ज्वलंत मिसाल और सबसे ताज़ा मिसाल राम मंदिर की है, क्या किसी मुसलमान को राम मंदिर के ट्रस्ट में या उसके बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया जा सकता है? जब किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर में, किसी धर्माचार्य कार्य में कोई मुसलमान सदस्य नहीं बन सकता, तो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके उनके धार्मिक मामलों में दखल देने का किसी को क्या अधिकार है? फिर भी केंद्र सरकार अगर उसमें जोर जबरदस्ती करके लाती है तो समाजवादी पार्टी उसका सांसद से लेकर सड़कों तक विरोध करेगी। संवैधानिक तरीके से हम पूरा विरोध दर्ज कराएंगे और हमें संभावना है कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकारी बोर्ड बिल पास नहीं करा पाएगी। बैसाखियों से याद आया कि जंतर मंतर पर जब एहजाज हो रहा था, वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो वहाँ से मंचों से विपक्ष के नेताओं ने, खासतौर से उस वर्ग के नेताओं ने जिसके खिलाफ बिल आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर ये कहा है कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए और इस पर कहीं ना कहीं साथ मत देना भाजपा का, अन्यथा 2000 अब जो चुनाव होना है खासतौर से बिहार में, उस पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों जो दो दल है जिसकी बैसाखी मानकर चल रहे हैं, भाजपा की बैसाखी है, क्या ये लोग सोचेंगे इस बारे में या कोई रणनीति बनाकर रखी है? सिर्फ यही दो दल क्यों हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत गर्मा गर्मी है, बड़ा आपसी ना इत्तेफाकी है और बहुत सारा मामला ऐसा है जो वहाँ बहुत बड़ी अंदर खाने आरएसएस की और गुजरात लॉबी जिसे कहा जाता है, मोदी जी, अमित शाह की, वहाँ आपस में बड़ी खाना जंगी है। अभी आप देखिए, जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आ गया, पूरी पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। लेकिन अभी एक चीज और चल रही है, आपने देखा होगा औरंगजेब को लेकर के, औरंगजेब का जिक्र पता नहीं कहां से आ गया। औरंगजेब के नाम से जितनी भी जगहें हैं या गांव हैं, देहात में कुछ भी है, वहां कालिक पोत दी जा रही है, कब्र खोदने की बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, औरंगजेब का जो ये जिन है या फिर ये मुद्दा है, कहां से निकल गया और क्यों निकल गया, क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मैं जो लोग ताकत में है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अगर कोई बात करें तो पूरी करें। अगर उन्हें औरंगजेब की कब्र खोदने का शौक है, औरंगजेब लिखे हुए नामों को हटाने का शौक है, तो इतिहास निकाला जाए और तमाम वो मठ, मंदिर और धर्माचार्य हिंदुओं में जितने भी बड़े दान औरंगजेब ने करे हैं, उन्हें भी वहां से वापस करके हटाया जाए। भाई, सिर्फ औरंगाबाद या औरंगजेब से नाम लिखी कब्र खोदने से, औरंगजेब ने जितने भी दान दिए हैं तमाम हिंदू मंदिरों को, मठों को, आप उन्हें क्यों नहीं वापस कराते या उन्हें क्यों नहीं तुड़वाते? काम करो तो पूरा करो ना। औरंगजेब से इतनी नफरत है तो औरंगजेब से लिए हुए पुरस्कार और दान कैसे संभाल के रखे हैं, उसे वापस करें। आज सरकार है, ताकत में हटा देना चाहिए। क्या मतलब मान क्या रहे हैं कि आप जो बेरोजगारी है, जातीय जनगणना है, तमाम चीजों की विपक्ष बात कर रहा था और विपक्ष भी भूल गया, वो भी औरंगजेब करने लगा है। तो क्या क्यों ये सब चल रहा है सर? और 27 का चुनाव सर पर है। देखिए, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ निर्देश है कि हमें ऐसे तमाम औरंगजेब हो या इस तरह की और बेतुकी बातें जिससे पीडीए का जो टारगेट है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें जातिगत जनगणना है, बेरोजगारी है और तमाम तरह के उन पिछड़े लोगों का आरक्षण है, तमाम संबंधित मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम पीडीए कर रहा है। जगह जगह पीडीए पंचायत हो रही है, पीडीए न्यायिक यात्रा निकल रही है और बहुत जल्दी अखिलेश यादव जी एक बड़ा कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम जातिगत जनगणना से
और पीडीए से संबंधित हम करेंगे। पीडीए इकट्ठा ना हो जाए उसी लिए कभी औरंगजेब को कब्र से खोदते हैं, कभी नमाजों का जिक्र करते हैं, कभी होली पे जिक्र करते हैं, कभी ये वक्फ बोर्ड का बिल ले आते हैं। लेकिन आप याद रखना 2024 में जिस तरह से पीडीए ने अपना परचम गाड़ा है, 2022 में अखिलेश यादव जी की आंधी चलेगी और पिछड़ा दलित जो 85% वोटों का भागीदार है, पीडीए 85% का, ये खाया घाया और उन्माद करने वाले लोगों को धाबड़धूस करेगा और इतनी भारी तादाद में मतदान करेगा कि इनका नामो निशान भी दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। आपने बात की 2024 की। 2024 में दो दल रहे, इंडिया और एनडीए। अभी बताइए कि इंडिया का क्या हाल है। आपने देखा महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, इंडिया गठबंधन बिखर कर रह गया। और दूसरी एक तस्वीर अभी आई है हाल ही में रोजा स्टार पार्टी की। हालांकि तमाम दल के लोग टेबल पर बैठे जरूर हैं कि क्या लगता है आपको कि जो दिल्ली में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? आप मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव भले ही कहते हो कि हम साथ लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में क्या देखने को मिला? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी बिखर कर रह गई और ममता बनर्जी भी कूद पड़ी, अलग अलग धड़े में बट गए। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा और कैसे भाजपा हटेगी? इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। अभी आपने हरियाणा, मध्य प्रदेश या बाकी स्थानों पर या महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के बिखरने का कहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना हर कुर्बानी देकर हमने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इन राज्यों में ज़्यादा थी कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करते, उनके कुछ नेताओं ने अहंकारवश होकर इसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जो चीजें हैं उनसे सबक लिया है और भविष्य में बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा और फिर से उत्तर प्रदेश में जो 2024 है उसका इतिहास उससे बढ़ चढ़कर दोहराने का काम होगा। अभी एक मैंने कहा टेबल पर तस्वीर दिखाई दी, शायद इमरान प्रतापगढ़ी ने वो इफ्तार पार्टी कराई थी, लेकिन वो माना जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी थी। राहुल गांधी थे, खड़गे थे और तमाम विपक्षी दल के नेताओं थे। धर्मेंद्र यादव पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव नदारद रहे। इस पर क्या आपका कहना है? क्या वो बिजी थे या फिर कहीं कुछ है? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, अगर राहुल गांधी या कोई राष्ट्रीय नेता कोई पार्टी करता तो जाना संभव था। एक सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा है तो 3-4 बार के सांसद और हमारे बड़े नेता हैं धर्मेंद्र यादव जी गए तो उस पार्टी का सम्मान हुआ, उसमें कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी इमरान प्रतापगढ़ी से बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पहुंचकर वहाँ पार्टी का अपना मतलब भागीदारी भी सुनिश्चित करी और रोजा इफ्तार को सम्मान देने का काम कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन की हम बात करें, 2027 का चुनाव सर पर है। दो दल हैं अभी जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से एक्टिव लग रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की अगर हम बात कर लें या फिर AIMIM की बात कर लें, गाहे बजाहे देखा जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट कटिंग का काम होता है। भले ही वोट उनको ज़्यादा या कम मिले, लेकिन एटलीस्ट वोट कटिंग जो हो रही है वो इंडिया अलायंस से होती है। तो क्या आप मान रहे हैं कि इनको भी लेना चाहिए या फिर इनका क्या होना चाहिए? देखिए, गठबंधन उत्तर प्रदेश में किससे होगा, कैसे होगा, कौन दल रहे, कौन, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन वोट कटिंग की बात, अब वो वोट कटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो भली भांति जानता है कि उन्हें क्या करना है, और ना मैं सक्षम हूं और ना ही मेरे और पार्टी को लोगों को इसमें कोई मामले का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपने नेतृत्व से हम पूर्णतः सहमत हैं। 2024 में चमत्कार करके दिखाया था, 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर चमत्कार होगा। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे मोहम्मद अब्बास, पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी स्वास्थ्य थोड़ा खराब था तो इसलिए आजकल डिबेट में कम शामिल होते हैं। लेकिन हम पहुंचे इनके पास और हमने सीधे सीधे बात की है जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, नवाज को लेकर, औरंगजेब को लेकर, या फिर वक्फ बोर्ड बिल की बात हो, 2027 के चुनाव की बात हो, तमाम चीज़ों पर बात हुई और उनका साफ कहना है
कि कहीं ना कहीं 2027 में जो सत्ता परिवर्तन वो होगा, और जो स्थिति आज बनी हुई है वो पहले भी थी लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मानकर ये चला जा रहा है कि 2027 के चुनाव की जो तैयारी है वो खासतौर से भाजपा अपने स्तर से कर रही है। जो पहले नारा दिया गया था 80 बनाम 20, तो कहीं ना कहीं वो नारा एक बार फिर दोहराने की कोशिश है। और जो पीडीए को सफलता हाथ लगी 2024 में, उसको देख करके भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति और तैयारी से काम कर रही है और इसी में जुटी हुई है। लेकिन 2027 में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें भी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।